एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अपकमिंग सीटैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल से अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि 10 से 12 दिन में सीटैट का एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप सीटैट का प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी साल का उठा के देख सकते हैं। आपसे हर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए, आज की ये जो वीडियो है ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सीटैट एग्जाम में जो कॉमन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिससे आपको हर साल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वे सभी टॉपिक का मैं यहाँ पे कंबाइलेशन लेके आई हूँ ताकि यहाँ पे आप शॉर्ट स्पैन में सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर कर सके। नॉट इवन रिविजन पर्पस के लिए, ये उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का ये जो सेशन है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ और हम लोग ये जो टॉपिक कवर करेंगे विद ट्रिक कवर करेंगे। अब देखिए, अगर आप सीटैट एग्जाम की बात करें, आपको इसमें सीडीपी पूछा जाता है, आपको इसमें सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछा जाता है, कंटेंट पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। पूरा ये जो 150 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पे 90 जो है सिक्योर करना होता है। और आज का ये जो सेशन है आपको यहाँ पे कम से कम, अगर आप इस सेशन को ऑनेस्टली देख लेते हैं, कम से कम आप 50 to 60 मार्क्स के सिंगल इस सेशन से यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे और इस सेशन के एंड तक आप लोगों को ये चीजें रियलाइज हो जाएंगी। अब देखिए, आज के सेशन के अंदर मैं ये जो थियरी आपके साथ डिस्कस करूंगी, चाहे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, हम लोग इस थियरी के सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस ना करके आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन से हम यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं और ऑनेस्टली इस वीडियो को आप देखिएगा, आप लोगों के जो डर है मन में और जो टेंशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ ये आप लोगों से सीडीपी में पूछा जाता है। अब अगर आप सीडीपी का जो पहला सेक्शन होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप पेपर 1 के स्टूडेंट है, चाहे आप पेपर 2 के स्टूडेंट है, चाहे सोशल साइंस, इसके अलावा चाहे साइंस मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सीडीपी जो है अटेम्प्ट करनी होती है। ये 30 मार्क्स की आती है और इस 30 मार्क्स में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं सिंगल एक थ्योरी के देखने को मिलते हैं, जो कि है वाइगॉट्स्की की सोशो कल्चर थ्योरी, जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको आप यहां पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हो। अब देखिए, ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इस थ्योरी से रिलेटेड आपको क्या चीजें याद रखनी है। सिर्फ ये जो मैंने बुलेट पॉइंट्स में कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये चीजें अगर आप याद रख लेंगे और इनको किस तरीके से कहानी वाइज आपको याद रखना है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो इस थ्योरी को जो इन्होंने दिया था वो थे यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की और इनके थ्योरी का नाम है सोशो कल्चर थ्योरी। और इनका ये मानना था कि अगर कोई भी बच्चा जो है, अगर वो समाज को यहाँ पे एस यानी कि सोसाइटी से लिखा गया है, समाज और संस्कृति के परस्पर संबंध यानी कि किससे, सोशल इंटरैक्शन में अगर बच्चा आता है तो बच्चे के अंदर किस चीज का विकास देखने को मिलेगा, बच्चे के अंदर भाषा का, लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। और आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखते हैं तो इन टर्म्स से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कल्चरल टूल के बारे में, सोशल टूल के बारे में, लैंग्वेज टूल के बारे में, मतलब SCL के बारे में किसने बात की थी, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे सोशो कल्चर थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि हमें ली वाइगॉट्स्की के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले आपको अपने एग्जाम के लिए ये 3 टर्म यहाँ पे याद रखने हैं। इन्होंने क्या बोला कि बच्चा जब सोसाइटी और कल्चर दोनों के कैसे सोशल इंटरैक्शन में आए, यानी कि सामाजिक संपर्क में आएगा, तब जाके बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, L यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहले तो SCL आपको याद रखना है और दूसरा शब्द क्या याद रखना है, सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन की बात किसके द्वारा की गई है, तो आप आंसर देंगे ली वाइगॉट्स्की के द्वारा की गई है। इसके अलावा देखिए, इनकी थ्योरी के अंदर कोई भी स्टेजेस नहीं है, बट इनकी थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है।
और इन इंपॉर्टेंट टर्म के लिए हम लोग एक ग्राफ की मदद से इस टॉपिक को यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बीच में एक ऐसा पोर्शन बना दिया जिसमें बच्चा कोई नई चीज सीख रहा होगा। अब है क्या, इस एरिया की अगर मैं बात करूं, इस एरिया में जब बच्चा है तो यहाँ पे बच्चे को अभी वॉक करना, इसके अलावा रनिंग करना, जंपिंग करना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। अब बच्चे का बर्थडे आया और बच्चे के बर्थडे में उसे जो स्केटबोर्ड होता है वह यहाँ पे मिला। अब बच्चे को अभी स्केटिंग करना नहीं आता। अब जो स्केटिंग है वो जब बच्चा सीख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, यहाँ पे सीख रहा होगा, वो भी किसी और की मदद से। सिंपल सी बात है, अगर बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो किसी और की मदद से सीख रहा है। तो जब वो बच्चा सीख रहा है तो अभी वो बच्चा किस एरिया में है, अभी वो बच्चा किस एरिया में है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ZPD। आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये टर्म आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जिस एरिया में बच्चा कुछ नए काम को सीख रहा है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस एरिया को ZPD बोलते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ZPD का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, आप आंसर देंगे यहाँ पे वाइगॉट्स्की के द्वारा दिया गया है। अब मैंने क्या कहा कि ये जो बच्चा है ये किसी और की मदद से इस काम को सीखेगा, तो जिसकी मदद से वो काम को सीख रहा है उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उससे ज्यादा उस काम को समझ पाएगा। अब ये जो MKO है वो कौन हो सकता है, उसके फादर हो सकते हैं, उसकी मदर हो सकती है, उसका टीचर हो सकता है, कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई भी जिसको वो काम पहले से आता हो। और ये लोग जो मदद करते हैं इसके लिए भी एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया जिसको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग या फिर यहाँ पांड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जब बच्चा किसी नए काम को सीखेगा तो उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्या कहा जाएगा, उस एरिया को ZPD कहा जाएगा। जो व्यक्ति उसे सिखाएगा, जो पर्सन उसे हेल्प करेगा, उसको क्या बोलेंगे, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उससे ज्यादा गुणी हो उस काम में। अब ये जो लोग हैं ये उस बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि खुद स्केटिंग कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं तुम देखो, उसको सिखा रहे हैं ना। उसको जो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करना या फिर आप कह लीजिए हिंट देना या क्लू देना, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, इन सब के लिए यहाँ स्कैफोल्डिंग वर्ड यूज किया जाता है। आई होप ये सारे टर्म आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की एक और चीज बोलते हैं कि बच्चों के अंदर अलग अलग तरीके की स्पीच टाइम के साथ डेवलप होती है। सबसे पहले जब बच्चा यहाँ पे हल्का बड़ा हो रहा होता है, जैसे 1.5-2 साल का, तो उसके अंदर आती है यहाँ पे सोशल स्पीच, जो कि बच्चा किसी से भी ऐसे सीख रहा होता है, जो भी वर्ड सीखता है वो चीज कहीं ना कहीं रिपीट कर देता है। उसके बाद आता है प्राइवेट स्पीच। ये जो प्राइवेट स्पीच है ये जब हम अपने मन के अंदर बोलते हैं और खुद को रेगुलेट करते हैं, ये सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और समय के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये जो प्राइवेट स्पीच है ये आपकी इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें हम कुछ शब्दों का यूज करते हैं बट हम खुद से बोल रहे होते हैं। जैसे कई बार हम कुछ खुद गलत कर देते हैं तो खुद से बोल रहे होते हैं और खुद उस चीज को ठीक कर रहे होते हैं, पर ये जो वर्ड हैं ये किसी और को सुनाई नहीं पड़ते। तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जो है ये खुद को रेगुलेट करने के लिए, स्वयं को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइवेट स्पीच में कोई वर्ड्स जो हैं ये आपके निकलते नहीं है। इनर स्पीच में खुद को रेगुलेट करने के लिए हम कई बार वर्ड्स अपने मुंह से निकाल देते हैं बट ये किसी और को सुनाई नहीं पड़ते, वो खुद के लिए हमारे होते हैं। तो इस तरीके से ली वाइगॉट्स्की के SCL, ZPD, स्कैफोल्डिंग यानी कि पांड, MKO और प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क, जैसे कि मैंने कहा आपको ये टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि किसने दिया था। सोशल इंटरेक्शन की बात यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की के द्वारा की गई थी। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आप सोसाइटी के, अपने कल्चर के कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपके अंदर यहाँ पे सहकर्मी सहयोग भी आएगा, यानी कि पीयर कोलैबोरेशन भी जो है वो बढ़ेगा इंटरैक्शन के बढ़ने की वजह से। तो ये सारे टर्म्स किसके द्वारा यूज किए गए, वाइगॉट्स्की के द्वारा। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इस बार ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। यूजुअली हम लोग यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी की बात करते हैं तो इतने पॉइंट में इस थ्योरी को वाइंड अप कर देते हैं।
बट इन्होंने यहाँ पे भाषा को हमारे संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़ा है। और किस तरीके से जोड़ा है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि जो हमारी भाषा होती है, जो हमारा लैंग्वेज होता है, ये जरूरी होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और इनको कॉन्ट्राडिक्ट कौन करते हैं, इनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं जीन पियाजे। अपनी जो यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने थियरी दी, अभी मैं आपके साथ उनके पॉइंट भी डिस्कस करूंगी। अगर आपको ली वाइगॉट्स्की की थियरी के का पॉइंट आए तो आप बोलोगे कि इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो क्या है, वो जरूरी है, वो आपकी एसेंशियल है। किसके लिए, यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे सोशल इंटरैक्शन पे करता है। सिंपल सी बात, सोशल इंटरैक्शन शब्द जहां पर आ गया, आप ली वाइगॉट्स्की को टिक करके आएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज नहीं करनी, आपको ये टर्म्स रिवाइज करना है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। इस वजह से इस सेशन के ऊपर मैंने एक ट्रिक वर्ड यूज किया है कि आपको बहुत सारी थियरी याद ना करना पड़े, आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद करके आप अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएं। और सीडीपी में इस टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर करें, और टेंशन फ्री होकर आप इस वीडियो को देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं, सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, आज के सेशन में कवर हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगी, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, यानी कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। और इस थ्योरी के अंदर सिर्फ हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टेजेस को कवर ना करके इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनके क्या क्या लिमिटेशंस रह गए, क्योंकि देखिए जब आप किसी टॉपिक को तैयार करें, उसको इस तरीके से आप तैयार करें कि पेपर 1 या फिर पेपर 2 आप जिसके लिए भी टारगेट कर रहे हैं, उससे आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और ये टॉपिक भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो 2 से 3 मार्क्स का आपको सीडीपी के सेक्शन में डेफिनेटली 110% देखने को मिलता है। अगर पेपर बहुत ईजी आया तो मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज 2 क्वेश्चन तो कंफर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले तो जीन पियाजे की थियरी जो है, ये किस तरीके की थियरी है, इन्होंने यहाँ पे हमें स्टेजेस दिए, और ये जो स्टेजेस हैं ये यहाँ पे यूनिवर्सल कहलाते हैं। यानी कि ये हर बच्चे के यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में इस तरीके की जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सार्वभौमिक है। सबसे पहले तो इस साल का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो जीन पियाजे की थियरी है उसमें जो स्टेजेस हैं उनके लिए आप कौन से पॉइंट को आप कंक्लूड करेंगे कि ये जो 4 स्टेजेस हमें दिए गए ये कैसे हैं, ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। और इनके स्टेजेस को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए, उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे माइंड में किसी भी चीज को सीखने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया, इन्होंने क्या बोला, इसे स्कीमा। अब देखिए अगर आपके क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और उनको बोला जाए कि एक घर को इमेजिन करें, तो उनके माइंड में ऑटोमेटिकली इस तरीके का एक शेप जो है वो आ जाता है, जिसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक पेड़ को इमेजिन करने को बोले तो पेड़ कुछ इस तरीके से इमेजिन होता है। तो ये क्या है, ये इन चीजों का यानी कि हाउस का, ट्री का एक क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। तो हर चीज का हमारे माइंड में एक स्कीमा जो है वो फिट होता है, और वो टाइम के साथ हम उसे यूज करते रहते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, इसके अलावा इन्होंने आत्मसातीकरण और समायोजन यानी कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन शब्द का प्रयोग किया है। अगर मान के चलिए कि कोई जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो आपकी फिट हो जाती है किससे, ओल्ड इंफॉर्मेशन से, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। अब देखिए अगर मान के चलिए कि किसी बच्चे को यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने पिज्जा देखा। अब देखिए अगर वो किसी पिज्जा को देख रहा है तो पिज्जा को देख के अगर उसे पिज्जा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पिज्जा को देखते ही वो क्या बोलेगा, ये तो बन है या फिर ये एक गोल रोटी है। तो वो क्या कर रहा है, वो बच्चा इस समय जो न्यू इंफॉर्मेशन है, नया ज्ञान है, उसे यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो पूर्व ज्ञान के साथ यहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम यहाँ पे आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे। पर क्योंकि ये एक गोल रोटी या फिर
ब्रेड तो है नहीं, ये क्या है, ये एक पिज्जा है। तो उससे कोई जो नॉलेजेबल पर्सन होगा या फिर उससे कोई बड़ा पर्सन होगा, वो उसे क्या कहेगा कि वो जो पिज्जा देख रहा है ये आपका गोल रोटी नहीं है, ये एक पिज्जा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो उसकी न्यू इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिट नहीं हो पा रही ओल्ड इंफॉर्मेशन से, और वो मॉडिफाई करेगा, यानी कि कुछ नया सीखेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम समायोजन कहते हैं। तो बच्चा हर इंफॉर्मेशन को इस तरीके से गेन करता है, जो उसका यहाँ पे पूर्व ज्ञान होता है, प्रायर नॉलेज होती है, उसे लिंक करने की कोशिश करता है। जहां पे लिंक हो जाती हैं चीजें वहां पे होता है एसिमिलेशन, आत्मसात्यकरण। जहां पर उसे मॉडिफाई करना पड़े, जहां पर उसे कोई नया परिवर्तन करना पड़े, वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पे अकोमोडेशन यानी कि समायोजन बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी अभी हमने डिस्कस की, उसके अंदर कोई भी स्टेजेस नहीं थे, पर जब आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं, और टोटल 4 अलग स्टेज है जो कि आपको देखनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल तरीके से चलता है, और हर बच्चे के विकास में आपको ये स्टेजेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि संवेद्य पेशी अवस्था। अब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये कब शुरू होता है, ये आपका जन्म से लेकर 2 साल तक यहाँ पे चलने वाला स्टेज है। यानी कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ उससे 2 साल तक ये स्टेज आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि इस स्टेज के नाम में ही आपको सेंसरी यानी कि संवेद्य शब्द सुना है, तो यहाँ पर जो हमारे सेंसेस होंगे वो यहाँ पे टीचर का काम करेंगे। सेंसेस जो होंगे यहाँ पे टीचर का काम करेंगे, मतलब यहाँ पे बच्चा अभी सीधा बोलना चलना फिरना शुरू नहीं कर रहा, अपनी ज्ञान इंद्रियों की मदद से वो अपने आसपास की चीजें यानी कि अपने सेंसेस की मदद से अपने आसपास की चीजों को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है। आप शुरुआत में एक छोटे बच्चे के सामने अगर एक टॉय रखते हो, उसके बाद उसे पीछे छुपा लेते हो, उस बच्चे को लगता है वो चीज गायब हो गई। पर जैसे जैसे वो 2 साल का होने वाला होता है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तुनिष्ठता। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आपने टॉय अब जो है पीछे छुपा लिया तो वो पीछे जाके जरूर देखेगा कि पीछे है या नहीं है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं, इस फिनोमिना को यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ये कब आ जाता है, जब बच्चा यहाँ पे 2 साल का होने वाला होता है। इसके अलावा अगर हम अगले स्टेज की बात करें तो अगला स्टेज जो नंबर 2 यहाँ पे आता है, वह आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, जो कि जैसे ही सेंसरी मोटर स्टेज कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक यहाँ पे चलने वाला स्टेज है। अब इसके अंदर बच्चे के अंदर भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा बच्चा अपनी चीजें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, बच्चा यहाँ पे ईगो सेंट्रिक होगा, यानी कि अहम केंद्रित होता है। इसके अलावा बच्चे में अभी संरक्षण का कोई नियम नहीं है। अगर अभी बच्चे को शुरुआती दौर में, जैसे कि अभी 2 साल से ये स्टार्ट हुआ है, अभी शुरुआत में आप बहुत सारे सिक्के, आप क्या करो, एक 5 रुपए का सिक्का दे दो और 5 रुपए का नोट दो, तो वो नोट को पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि नोट बड़ा है, तो लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण नहीं होता। इसके अलावा बच्चे के अंदर अभी सेंट्रेशन होता है। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा किसी एक बिंदु को फोकस कर रहा है, वो बड़े नोट को फोकस कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि वो अमाउंट में, मात्रा में यहाँ पे बराबर है। चीजों को अभी वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। अगर आप धीरे धीरे अभी क्या कर रहे हो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, 2 का टेबल पढ़ा रहे हो, जैसे कि बच्चा 4-5 साल का हो गया, तो आप धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए 2 का टेबल जैसे आप पढ़ाओगे, तो यहाँ पे 2 3 6 है तो 3 2 6 होगा, अभी उसे नहीं पता, तो अभी चीजें रिवर्स नहीं कर पा रहा। इसके अलावा अगला स्टेज यहाँ पे आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए, जो प्री ऑपरेशन है, अभी ऑपरेशन जो है शुरू हुए थे, इसलिए इसका नाम पूर्व सक्रियात्मक रखा गया। अब इसके बाद यहाँ पे 7 से लेकर 11 वर्ष तक का बच्चा हो जाता है, जिसमें बच्चे की काफी सारी लॉजिक्स जो है वो आपकी डेवलप हो जाती हैं। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, बच्चा यहाँ पे संरक्षण का नियम यानी कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख जाता है कि दोनों चीजें बराबर थी, एक नोट और एक सिक्का दोनों बराबर है। इसके अलावा चीजों को वो रिवर्स कर पाता है।
साथ ही साथ सीरिएशन यानी कि चीज़ों को वो श्रृंखला में लगा पा रहा है, कौन सी चीज़ें बड़ी हैं, कौन सी चीज़ें छोटी हैं। इसके अलावा डिसेंट्रेशन आ जाता है। डिसेंट्रेशन मतलब बच्चा चीज़ों के एक से ज़्यादा केंद्र बिंदु को ध्यान में रख रहा है कि यहाँ पे उसे ये देखना है कि सिर्फ लेंथ को ना देख के वो उनके अमाउंट को भी देख पाए। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि बच्चा दो चीज़ों में तुलना कर पाता है। जैसे कि अगर बच्चे को तीन स्टिक इस तरीके से दिखाई जाए तो बच्चा बता पाएगा कि जो बी है वो ए से बड़ा है और सी से यहाँ पे छोटा है, तो इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ये सारे गुण जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं और आखिर में 11 और 11 से आगे का वर्ष जो होता है वे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसके अंदर बेसिकली देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि निगनात्मक तर्क जो है वो बच्चे के अंदर आ जाता है और हाइपोथेटिकली चीजें सीखने लग जाता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि किसी भी चीज को लॉजिकली वो यहाँ पे समझ पा रहा है, सोच पा रहा है। और डाइवर्जेंट तरीके से यानी कि अपसारी तरीके से बच्चा यहाँ पे चीजों को सीख पाता है। तो बेसिकली जो एडवांस लेवल की चीजें हैं बच्चे को यहाँ पे समझ में आ जाती है। अब हमेशा हम ये जीन पियाजे की थ्योरी इतनी पढ़ते हैं, बट साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए कि जैसे कि मैंने कहा कि वाइगॉट्स्की और जीन पियाजे की थ्योरी दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं, जैसे कि ली वाइगॉट्स्की कहते हैं कि जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो कहीं ना कहीं महत्व रखती है किसमें, हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट में। वो एसेंशियल है, वो जरूरी है। बट ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है किससे, हमारे भाषा से। और जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं, वे आपका एक तरीके से बताते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो ये चीज इन्होंने बताई कि जो संज्ञानात्मक विकास है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है हमारी किससे, भाषा से। अब जैसे कि हमें कुछ इसकी लिमिटेशन, कुछ इसकी सीमाएं यहाँ पे पता होनी चाहिए। पूरी थ्योरी मैंने डिस्कस की आपके साथ, ये बोला कि ये सार्वभौमिक तरीके से हर बच्चे में अप्लाई हो सकती है, बट दो एस्पेक्ट को इन्होंने छोड़ दिया, एक सोशल और एक कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये इनकी कुछ सीमाएं हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इसकी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेजेस क्या है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा कि बिल्कुल इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। बिल्कुल एक होता है ना माइंड में कि हम लोगों को इस एग्जाम को क्लियर करना है, उस माइंडसेट के साथ अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आप 20 अगस्त का या पुराना कोई भी पेपर खोल के देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। अब चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें। अब मैं आपके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि हमें कोहलबर्ग द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसे आप नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हो। और इसे किसके द्वारा दिया गया है, इसे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और अभी तक की जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस की यहाँ पे, ली वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे, इसके अलावा कोहलबर्ग की, आपके CDP के सेक्शन में, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए, आपको टोटल इन तीनों थ्योरी से 6 से 7 क्वेश्चन जो है इजीली देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो उन टॉपिक को पहले प्रेफर कीजिए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनकी थ्योरी से रिलेटेड अगर हम कॉन्सेप्ट्स को देखें तो इनकी थ्योरी के अंदर हम लोगों को 3 यहाँ पे अलग अलग लेवल दिए गए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और तीनों स्तर के अंदर हमें यहाँ पे 2-2 स्टेजेस दी गई। तो ये जो थ्योरी है इसके अंदर आपके टोटल लेवल कितने हैं, 3 लेवल, और टोटल कितने स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं। और तीनों लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा कि जन्म के साथ हमारे अंदर नैतिकता नहीं आती, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर नैतिकता आती है। इन्होंने यहाँ पे जो 3 अलग अलग लेवल दिए, उसमें सबसे पहला है प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व परंपरागत। अब देखिए, प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर इन्होंने ये बोला कि शुरुआती दौर में बच्चा नैतिकता इसलिए नहीं अपना रहा कि वो बहुत अच्छा बच्चा है या फिर वो समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो इस तरीके से वो नैतिकता को नहीं अपनाता। वो 2 कारणों से अपनाता है, जिन्होंने इन्हें 2 अलग अलग स्टेजेस के अंदर दिया। तो देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेज है, पहला है यहाँ पे ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट।
अब ये जो ओबीडियंट एंड पनिशमेंट का मतलब क्या है कि या तो बच्चा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है या तो बच्चे के अंदर डर है यहाँ पे किस चीज का, पनिशमेंट का। तो इन दो कारणों की वजह से बच्चा जो है नैतिकता को अपनाता है। और इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या कारण दिया, दूसरा ये जो कारण दिया, ये दिया इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, यानी कि बच्चा ये सोच रहा है कि अगर मैं तुम्हें आज पेन दूंगा तो कल तुम मुझे पेंसिल जो है वो दोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है काफी फेमस है, पूछा जाता है कि एक बच्ची जो है स्कूल में लंच लाना यहाँ पे भूल गई है और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना टिफिन शेयर किया था तो तुम्हें आज अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे जो टिफिन है इसलिए शेयर किया था कि इन फ्यूचर अगर वो कभी ना ला पाए तो उसके दोस्त उसके साथ शेयर करे। तो अभी वो कौन से स्तर पे है, अभी वो कौन से लेवल पे है, यहाँ पर वो प्री कन्वेंशनल लेवल पे है। और इसके अंदर जो दूसरा स्टेज है यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज के अंदर ये आती है। अब दूसरा यहाँ पे स्तर जो है, दूसरा जो लेवल है वो है परंपरागत स्तर। अब यहाँ पे आते आते बच्चा जो है अपने पूरे क्लासरूम में ये सोचता है कि टीचर जो है उन्हें सबसे ज्यादा प्रेज करे, यानी कि टीचर सबसे ज्यादा अच्छा माने, उसके ग्रुप में उसको लीडर बनाया जाए, यानी कि गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है बच्चे के माइंड में होता है कि टीचर मेरी कॉपी को देख के बोले कि मेरी कॉपी सबसे अच्छी बनी हुई है, अगर मैं टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करूंगा तो टीचर जो है मुझे काफी पसंद करेगी, ग्रुप में मेरे जो दोस्त हैं वो सारे वाह वाह करेंगे। तो इस तरीके से वो अच्छे काम करने की कोशिश करता है। और दूसरा क्या कारण होता है, लॉ एंड ऑर्डर। यहां पे जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो क्या पता पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए। लॉ और ऑर्डर से बहुत ज्यादा डरता है, इस वजह से बच्चा किसी सही काम को कर रहा होता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करूंगी कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला है यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत। अब यहाँ पे आते आते ये सोशल कॉन्ट्राडिक्ट चीजें करने लग जाता है, यानी कि कोई ऐसे हमारे सामाजिक नियम जो कि हमारे लिए सही नहीं है उस चीज को बदल देना चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट जो है इंसान के अंदर आ जाता है कि ऐसे नियम जो कि यहाँ पे मानव हित के खिलाफ है यानी कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ऐसे लॉ को चेंज कर देना चाहिए। यहाँ पे चेंज वाली सिचुएशन जो है इंसान के माइंड में आने लग जाती है। और यहाँ लास्ट स्टेज जो होते हैं यूनिवर्सल एथिकल, जिसमें इंसान अपने बारे में ना सोच के अपने पर्यावरण के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, संसाधन के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में सोचता है कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए भी बचाना है, वो आता है यूनिवर्सल एथिकल। अब डाउट ये होता है कि ये जो जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये बना कैसे। तो देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पे किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसा था, इन्होंने कुछ बच्चों को यहाँ पे एक स्टोरी जो है सुनाई जो कि थी हिंस की। हिंस जो था एक डिलेमा में था। अब ये डिलेमा है क्या कि हिंस की जो पत्नी है वो यहाँ पे बीमार है और हिंस जो है एक यूरोप का व्यक्ति है, उसकी पत्नी काफी बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी पत्नी को अगर बचाना होगा तो हम लोगों को कुछ हैवी मेडिसिन लगेंगी और वो केमिस्ट के पास जाता है। अब उसके पास इतने पैसे होते नहीं है। अब उसके पास दो सिचुएशन है, या तो वो चुरा ले उन मेडिसिन को या तो वो अपनी पत्नी को उसी हालत पे छोड़ दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे बच्चों से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग हिंस को क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत स्तर में था वो बच्चा लॉ एंड ऑर्डर से डर के क्या बोलता है कि हिंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए, उसको जेल हो जाएगी। पर जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में था वो कहता है सोशल कॉन्ट्राडिक्ट होना चाहिए कि अगर उसकी पत्नी उस दवाई से बच सकती है तो वो दवाई चुराएगा तो भी कोई गलत चीज नहीं होगी। तो इस तरीके से ये स्टेजेस यहाँ पे बनाई गई हिंस की स्टोरी से। तो हिंस का जो डिलेमा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये कोलबर्ग द्वारा दिया गया। इसके अलावा इस बार जो पेपर था उसके अंदर कार्ल गिल्गिन द्वारा जो इसका क्रिटिसिज्म है इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो यहाँ पे यहाँ जो है पूरे तरीके से इंस्ट्रूमेंटल चीजें एक्सचेंज की बात बोली गई, सोशल कॉन्ट्राडिक्ट की बात की गई, पर यहाँ पे जेंडर डिफरेंस को इग्नोर किया गया, यानी कि जो लैंगिक विभिन्नता होती है उसमें इग्नोर किया गया। क्यों यहाँ पे ये चीज बोली गई, देखिए अगर आप एक लड़की या एक लड़के को देखते हो तो दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है और मोरल डेवलपमेंट के दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग होते हैं। तो कोलबर्ग ने इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे इग्नोर किया, इस वजह से इन्होंने इस थियरी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया है। किसने? यहाँ पे कैरल गिल्गिन द्वारा। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मोरल डेवलपमेंट का मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया, ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करें।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है एनसीएफ 2005। अब देखिए ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये टॉपिक आपको कहाँ पूछा जाएगा, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये डाउट होता है। तो देखिए अगर एनसीएफ 2005 की बात करें तो ये जो आपका सब्जेक्ट की पैडागोजी होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ईवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 में, या फिर आप साइंस या फिर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 में, इसके अलावा आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप लैंग्वेज सेक्शन जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, किसी भी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी सेक्शंस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एनसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक पेपर सेट के अंदर एनसीएफ के आपको 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 जो है ये क्या बोलता है और कौन कौन से पॉइंट्स को आपको याद रखना है और कौन कौन से नकारात्मक ऐसे पॉइंट है जिसको आपको इग्नोर करना है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए एनसीएफ 2005 का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि आपको शिक्षा बच्चे को कैसे देनी है, यहाँ पर बिना बोझ के देनी है। आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि बच्चे की जो लर्निंग हो, बच्चे का जो अधिगम हो, वो किस तरीके से हो, वो आपका बिना बोझ के हो। तो सबसे पहले आपको इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट की पैडागोजी पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे आप मैथ्स, चाहे आप साइंस, एसएसटी, चाहे आप ईवीएस, किसी भी सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट क्या करने हैं, नेक्स्ट बच्चे की जो लर्निंग है उसे कनेक्ट करना है उनकी जीवन के साथ। कनेक्ट करना है कहाँ पे, आउटसाइड द क्लास। तो इस बारे में बात की गई है कि हमें क्लासरूम तक ही बच्चे की नॉलेज को नहीं रखना, बच्चे के जो ज्ञान है उसे कक्षा के बाहर तक बच्चे के लेके जाना है। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा कि बच्चे को एक्सपीरियंस लर्निंग हो, यानी कि बच्चे को यहाँ पे अनुभव आप दे सकें। और इसके साथ साथ अनुभव के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने की बात की गई है। साथ ही साथ अगर आप साइंस की, मैथ्स की बात करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड चीज़ों को कराना है। बच्चे के अंदर एक डाइवर्जन थिंकिंग, यानी कि जो अपसारी चिंतन होता है, वो लेके आना है कि बच्चा किसी भी चीज़ का मल्टीपल सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सके। और अगर आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा जो है बच्चे को देनी है। और कक्षा जो हो वो कैसी हो, वो आपकी इंक्लूसिव हो, यानी कि समावेशी कक्षा हो जिसमें हर तरीके के बच्चे को आप यहाँ पे शामिल कर सके। तो ये सभी जो बेहतरीन पॉइंट है ये आपको एनसीएफ 2005 के अंदर बोले गए। अब पेपर में जो ऑप्शंस आते हैं उसमें कुछ नेगेटिव शब्द आते हैं, ऐसे ऑप्शन जिसमें आपको एनसीएफ वाले पॉइंट में ही, जिसमें आपको ओनली शब्द मिल जाएगा, केवल शब्द मिल जाएगा, वो आपका नकारात्मक चीजों को दर्शाता है। और पेपर में कभी कभार ऐसे भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, तो नहीं वाले में ये वाले ऑप्शन टिक करेंगे और है वाले में ये वाले ऑप्शन टिक करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे मेमोराइज करने की बात की गई, यानी कि किसी चीज को आप रट के बच्चे को करा दो, बच्चा सिर्फ यहाँ पे रिकॉल कर रहा है, बच्चे को आप यहाँ पे सेपरेट ग्रुप बना दो, यानी कि बच्चे को आप पृथक कर दो, बच्चे को आप क्या करो, बच्चे को यहाँ पे लेबल कर दो, तो इस तरीके के जो शब्द होंगे वो यहाँ पे नकारात्मक चीजों को दर्शाता है, जो कि एनसीएफ 2005 में आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक का पूरे जो 150 नंबर का आपका पेपर सेट होगा, उसके अंदर आपको 3 से 5 क्वेश्चन जो है, आपको अगर आप पेपर 1 कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में भी देखने को मिल जाएगा, आपको ईवीएस में भी देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश या हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट है तो मैथ्स में, इसके अलावा साइंस में, साथ ही साथ लैंग्वेज के सेक्शन में, और है तो सोशल साइंस की पैडागोजी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई बार ये सीडीपी में भी पूछा जाता है। तो एनसीएफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षा कैसे देनी है, बिना बोझ के देनी है। साथ ही साथ बच्चे की जो नॉलेज है, जहां पर जिस ऑप्शन में ये बोल दिया जाए कि उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाइए, तो वो उस क्वेश्चन का आपका बेस्ट ऑप्शन होगा, उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी लर्निंग को, उसके अधिगम को क्लासरूम तक सीमित नहीं करना। सबसे मेन गोल ये है, एक्सपीरियंस आपको देने हैं, साथ ही साथ बच्चे को आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे, यहाँ पे अवसर देंगे। इसके अलावा बच्चे को यहाँ पे एनकरेज करेंगे, यानी कि उनको प्रोत्साहित करेंगे।
तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है और इस तरीके से टीचिंग करनी है। ये आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंदर हम लोगों को बताया गया। और इन चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। इग्नोर करने वाले पॉइंट्स में और भी पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम बच्चे को क्या करें, बच्चे को सीधा हम लोग जो कॉपी में जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसे नोट करने को बोले, कॉपी करने को बोले। तो ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो एनसीएफ ने इग्नोर करने के लिए बोला है। तो बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, आप बच्चे के कॉन्सेप्ट को, जैसे कि कई बार बच्चे का मिसकंसेप्शन हो जाता है, यहाँ पे एक तरीके से कुछ ऐसे गलत अवधारणा बच्चा पढ़ लेता है, तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। बच्चे की जो गलतियां होती हैं, जो एरर होता है, वो भी क्या है, यहाँ पे पार्ट ऑफ लर्निंग है। यानी कि वही बच्चा गलती करेगा जो बच्चा सीख रहा होगा। जो बच्चा सीख ही नहीं रहा होगा वो गलती क्या करेगा। तो आपको जो बच्चे की एरर होती हैं, जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं, उसको भी यहाँ पे सराहना करना है और उन्हें यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए उन्हें एनकरेज करना है। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ और जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और अगर आपके माइंड में डाउट है कि इस टॉपिक से आपको कौन कौन से एरिया में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो देखिए सीडीपी में आपको आसानी से इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे कि आपको ईवीएस में हो गया, साइंस में हो गया, यहाँ पे एसएसटी में यानी कि सोशल साइंस में, मैथ्स में, और खास करके जो लैंग्वेज का पोर्शन है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हम पूरे पेपर को एनालिसिस करें तो जो अधिगम अक्षमता होती है, इसके आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक पेपर सेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक एक जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है डिसलेक्सिया, जिसमें पठन विकार जो है यहाँ पे मेनली देखने को मिलता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंध रखता है, ये रीडिंग से रिलेटेड जो डिफिकल्टी बच्चे को होती है उससे आपका संबंध रखता है। अब इस बार के सीटेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिसलेक्सिया है वो रीडिंग से संबंध रखता है, खुद उन्होंने बता दिया। अब इन्होंने क्या बोला कि इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को आप दूर करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए रीड करते हुए हम लोगों को जो सिंबल्स होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिनोटिक ड्रिल हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिनोटिक ड्रिल मतलब बच्चा उसके साउंड को समझे, उसके ध्वनि को समझे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है तो इस तरीके की ट्रेनिंग देके, इस तरीके का प्रैक्टिस देके, फिनोटिक ड्रिल देके हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं डिसग्राफिया की बात करूं तो ग्राफिया जो शब्द है वो किससे संबंध रखता है, ये हमारे लेखन से, ये हमारी राइटिंग से संबंध रखता है। और लेखन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसे राइटिंग प्रैक्टिस दे सकते हो और राइटिंग के टाइम में भी उसे कुछ प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हो, जैसे कि प्रॉपर स्पेस जो है वो मेंटेन करके रखना है, एक शब्द को दूसरे शब्द में ओवरलैप नहीं करना। जैसे कई बच्चे को बी और डी में कंफ्यूजन होता है लिखते हुए, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से डिसग्राफिया को हम यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में ये जो कैलकुलेशन शब्द है ये किससे संबंध रखता है, ये गणना से संबंध रखता है। तो देखिए जहां पर भी डिसकैलकुलिया आएगा ये ज्यादातर आपको मैथ्स में, गणित में आपका पूछा जाता है कि अगर बच्चे को गणितज्ञ समस्या जो है उसे हल करने में दिक्कत हो रही है तो इनमें से कौन सी लर्निंग विकार जो है, कौन सी अधिगम अक्षमता बच्चे के अंदर हो सकती है, तो वो आंसर होगा आपका डिसकैलकुलिया। इसके अलावा अगर आपने रिसेंट 2 से 3 साल के पेपर अभी देखे होंगे तो बहुत बारी ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑटिज्म कुछ ऐसा एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी माना जाता है जो बेसिकली हमारे सोशल इंटरैक्शन से, यानी कि सामाजिक संपर्क से एक तरीके से यहाँ पे लिंक होता है। यहाँ पे बच्चा जो है इंटरैक्शन नहीं कर पाता सोसाइटी से, यानी कि संपर्क जो है उसका थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है उसे। इसके अलावा बात करते हुए वो बच्चा आई कांटेक्ट आपसे नहीं बनाएगा और कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं इनको ऑटिज्म का दिक्कत होता है। इसके अलावा अगला है एडीएसडी, जिसे आप यहाँ पे अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हो। इसके अंदर बच्चा जो है अटेंटिव नहीं रह पाता,
यानी कि इसमें एकाग्रता की दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंदर किसी तरीके की पढ़ाई से उसे दिक्कत नहीं है, पर यह है कि वो टिक के एक जगह लग के यहाँ पे नहीं बैठ सकता। वो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी चीज से, उसके आसपास के वातावरण से। तो यहाँ पे होता है ADHD। इसके अलावा यहाँ पे डिस्मॉर्फिया जो होता है, एक तरीके से बच्चे के मन में भ्रम जो है वो यहाँ पे बैठ जाता है। तो भ्रम की जो सिचुएशन है यहाँ पे देखने को मिलता है, इल्यूजन उसके माइंड में होने लग जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है जो आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कई बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पेपर सेट में भी आ सकता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और जो इस बार 2023 का पेपर हुआ था, इसमें ऑटिज्म जो है आपको CDP में देखने को मिला। इसके अलावा मैथ्स में डिस्कैलकुलिया, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है ये आपको यहाँ पे लैंग्वेज के सेक्शन में। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो डिसलेक्सिया को कैसे आप दूर कर सकते हो, यानी कि फिनोटिक ड्रिल देके, ये आपको पेपर 2 में पूछा गया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रिपीट किए जाते हैं। अब इसके अलावा क्योंकि देखिए CTAT का एग्जाम किसके लिए है, तो आप कहोगे कि आपको फ्यूचर में टीचर बनाने के लिए। और आप टीचर किन के बनोगे, आप अपने स्टूडेंट्स के टीचर बनोगे और आप एक क्लासरूम में उन्हें पढ़ाओगे। तो आपकी कक्ष का माहौल कैसा होना चाहिए, या फिर कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा वातावरण आपको देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी क्लासरूम होगी, जो हमारा कक्ष होगा, इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हमारी क्लासरूम का, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ग्रोथ हो, हमारे बच्चे अच्छी दिशा में आगे बढ़े अपने जीवन में, तो आपको प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा जो है देनी है। अब देखिए, अगर एक ऐसी क्लासरूम जिसमें प्रोग्रेसिव तरीके से बच्चा सीख रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को क्या क्या चीजें यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो बच्चा क्वेश्चन है वो किस किस से पूछ सकता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, वो टीचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अपने पीयर्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब अपने आसपास के लोगों से, और साथ ही साथ वो खुद से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से उसको ये फ्रीडम यहाँ पे दी जाती है। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर बच्चे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दोगे, अवसर दोगे कि वो खुद यहाँ पे क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखोगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। तो आपकी जो क्लासरूम होगी वो कैसी होगी, बाल केंद्रीय शिक्षा पर आधारित होगी। तो इस तरीके से आप अपनी क्लास में इनोवेटिव तरीके से चीजें पढ़ा सकते हो। और प्रोग्रेस होने के लिए आप कोशिश करोगे कि लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच को आप यहाँ पे अपना सको। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपकी कक्षा है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस होनी चाहिए, यानी कि रचनावादी उपागम पर आधारित होनी चाहिए। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में जो लर्नर होगा वो नॉलेज का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी है वो ज्ञान की क्या कर सके, संरचना कर सके, इसको कंस्ट्रक्ट कर सके। और ये बच्चा तब करेगा जब बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे कब कर पाएगा, जब बच्चे को अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉलेज होगा, जो बच्चे का ज्ञान होगा वो किस किस तरीके का हो सकता है। जो बच्चे का ज्ञान होगा वो आपका सबसे पहले तो मल्टीपल तरीके का हो सकता है, यानी कि वो बहुआयामी हो सकता है बच्चे का ज्ञान। साथ ही साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव हो सकता है, जो विषय वस्तु आधारित है वो हो सकता है। इसके अलावा जो बच्चे का ज्ञान है वो ओपन एंडेड हो सकता है, यानी कि खुले विचारों वाला। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब आप अपनी क्लासरूम को रेडी करें। तो आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करूंगी कि जितना मैंने सेशन यहाँ पे लिया है इतना आपको पसंद आया होगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करूं, ताकि ये सारी चीज़ें आपके एक साथ कंबाइन हो सके। अब मैं आपके साथ बुद्धि के सिद्धांत यानी कि जो इंटेलिजेंस की थियरी है उनको डिस्कस करूंगी। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर CDP की थियरी के पोर्शन में देखेंगे तो जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थियरी के अलावा इंटेलिजेंस की 2 इंपॉर्टेंट थियरी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये आपको हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसको यहाँ पे तैयार करना है। तो इनके सिद्धांत की खास बात क्या है, इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है ये कैसी होती है, ये बहुआयामी होती है।
यानी कि इंटेलिजेंस किस तरीके की होती है। हमारी जो इंटेलिजेंस है ये मल्टी डायमेंशनल है, इसके कई सारे आयाम हैं। सिर्फ वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है जो पढ़ने में अच्छा होगा, इन्होंने कई सारे पैरामीटर पे बच्चों की इंटेलिजेंस को यहाँ पे जांचा है। और इससे पहले यहाँ पे हम लोगों के सामने चार्ल्स फेयरमैन की थ्योरी आई, जिसकी थ्योरी को हम टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि हमारी थ्योरी, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसके दो फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारे सामान्य ज्ञान, जिसे इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के नाम से जाना, और दूसरा इन्होंने कहा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना रही हूँ। जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो सामान्य बुद्धि होगी ये हर किसी में देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी यहाँ पे वॉक कर पाते हो, रनिंग कर पाते हो, जंपिंग कर पाते हो, स्केटिंग कर पाते हो, लिख पा रहे हो, ये सारी हमारे अंदर जनरल एबिलिटी है। बट आप अपने क्लासरूम में कुछ बच्चों के अंदर यहाँ पे देखोगे कि कुछ कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी उनके अंदर होती है। जैसे कि कई बच्चों की ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये स्किल उनके अंदर देखने को मिलती है। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चों की कैलकुलेशन जो होती है वे बहुत अच्छी होती है, कई बच्चों का बॉडी में बैलेंस यानी कि डांस एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारी होती है स्पेसिफिक एबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों की इंटेलिजेंस है, चार्ल्स फेयरमैन द्वारा ये बताया गया कि हर किसी के पास दो फैक्टर की इंटेलिजेंस होती है, एक जनरल इंटेलिजेंस और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब देखिए अगर हम यहाँ पे जनरलाइज करने लगे तो इन्होंने तो इंटेलिजेंस के दो ही पैरामीटर यहाँ पे बताया, तो इनका क्रिटिसिज्म किसके द्वारा किया गया था ये इस बारी पेपर में पूछा गया। तो जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है इसका क्रिटिसिज्म किया गया था यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, और इन्होंने इनके क्रिटिसिज्म में इंटेलिजेंस के कई सारे और डायमेंशन यहाँ पे ऐड किए। और इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है और इसके कई सारे डायमेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर हम देखें तो कुछ बच्चों के अंदर भाषाई पकड़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि लिंग्विस्टिक वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। कई बच्चों का यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वे मल्टीलिंगुअल होते हैं, इनका लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड होता है, तो उनको यहाँ पे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में रखेंगे। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गणितज्ञ यहाँ पे जो तर्क होगा यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनको हम तार्किक गणितज्ञ बुद्धि में रखेंगे। इसके अलावा अगला है यहाँ पे स्थानिक गतिक यानी कि बॉडीली किनेस्थेटिक, इनका बॉडी में कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन आप ले लीजिए, इसके अलावा यहाँ पे एथलीट्स आप ले लीजिए, ये क्या है इनके अंदर यहाँ पे स्थानिक गतिक बुद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगला यहाँ पे है हम लोगों के सामने यहाँ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल शब्द का मतलब क्या है, जो कि दूसरों को समझने की एक तरीके से एबिलिटी जो है हमारे अंदर होती है। और इसी टॉपिक को यहाँ पे इंग्लिश की पेडागोजी में BICS से भी पूछा जाता है। अब BICS क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि हम दूसरों के साथ संप्रेषण कैसे कर पाते हैं उसकी स्किल। यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर आई भी आपका इंटरपर्सनल शब्द को ही बताता है। और जहां पर भी इंटरपर्सनल यानी कि जब आप दूसरों के साथ संपर्क की बात करते हो तो हम इंटरपर्सनल शब्द का यूज करते हैं। ये आपका इंग्लिश पेडागोजी का टर्म है, ये आपका CDP का थ्योरी का टर्म है। इसके अलावा इंट्रापर्सनल, दोनों के दोनों में बस कुछ लेटर्स का ही फर्क है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इंटरपर्सनल होता है दूसरों की बात को समझने की एबिलिटी, और इंट्रापर्सनल होता है खुद को सेल्फ रेगुलेट करने की एबिलिटी, कि हमारा सेल्फ कंट्रोल कितना है, हम खुद को रेगुलेट कितना कर पा रहे हैं, हम खुद की एक तरीके से एक हमारी जो मन की इच्छा है उसको कितना समझ पा रहे हैं, हम अपने मन की बात को कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये होता है इंट्रापर्सनल। इसके अलावा अगला है म्यूजिकल, जिसमें गणितज्ञ बुद्धि देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे बच्चे में क्या होता है एक गणित की पकड़, यहाँ पे सॉरी म्यूजिक की पकड़ जो होती है वो देखने को मिलती है, संगीतिक बुद्धि होती है ये। और अगला है यहाँ पे प्राकृतिक, जिसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हम लोगों को नेचर
के लिए बच्चे के अंदर अवेयरनेस जो है बहुत देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला होता है स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस। स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये इस टाइप की इंटेलिजेंस होती है जो कि हमारे अंदर एक इमेजिनेशन, एक क्रिएटिविटी यहाँ पे लेके आती है। और इस तरीके की इंटेलिजेंस आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि एक आर्किटेक्ट के अंदर, एक मूर्तिकार के अंदर जो कि मूर्तियां वगैरह निर्माण करते हैं। तो ये सभी तरीके की इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करो, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, चाहे आप ईवीएस की बात कर लो, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी का अगर आप सिलेबस देखते हो तो उसमें लास्ट के दो जो बुलेट पॉइंट है या तो रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग और या फिर असेसमेंट, आकलन के बारे में बता रखा है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करते हैं तो उनके सिलेबस में आपने लास्ट के दो इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट जरूर देखे होंगे, जिसमें हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि आप यहाँ पे जो अधिगम है उसका आकलन कैसे करेंगे, या फिर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये टॉपिक आपने देखा होगा। और यहाँ पर असेसमेंट से संबंधित 3 टर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं। तीनों को कंबाइन भी पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग की तरह, और तीनों को अलग अलग भी पूछा जाता है। ये भी आपको सीडीपी में भी देखने को मिल जाएगा, सब्जेक्ट की अलग अलग पेडागोजी में भी देखने को मिल जाएगा। तो मान के चलिए 3 से 5 मार्क्स का टॉपिक ये भी आपका पूछा जाता है। अब असेसमेंट ऑफ, फॉर और एज, इसका मतलब क्या है, इसको जरा देखते हैं। अब सबसे पहले हम इन शब्दों के आगे अगर लर्निंग शब्द को यहां पे जोड़ दें तो इससे इनका मतलब क्या बनेगा, जरा हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जो आपने अधिगम कर लिया है उसका आप जब आकलन करोगे तो इसको बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसको हम यहाँ पे टर्म एंड असेसमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि सालाना परीक्षा होती है, जो कि किस नाम से जानी जाती है, एसए, समेटिव असेसमेंट, जो कि सालाना परीक्षा है जिससे आपको एक फाइनल ग्रेड दिए जाएंगे और आप एक क्लास से दूसरे क्लास के लिए प्रमोट होंगे। इसके अलावा अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे असेसमेंट, आकलन क्यों किया जा रहा है, ताकि आप चीजें सीखें। फॉर का मतलब है ताकि आप उस चीज को सीखें। तो ये आपके यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं, जो कि साल के दौरान यहाँ पे लिए जाते हैं, जिसको आप एफए के नाम से जानते हो, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब देखिए समेटिव असेसमेंट से क्या होता है, एक बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाता है। जबकि अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये चेक होता है कि वो टीचर की टीचिंग स्किल कैसी है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। तो देखिए दोनों के ही अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके अलावा असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है, इसको हम सेल्फ असेसमेंट के नाम से जानते हैं, जब बच्चा खुद का स्वयं आकलन करता है, या फिर आप कह लीजिए कि पीयर असेसमेंट, जो कि बच्चे आपस में एक दूसरे को असेस करते हैं। तो इस तरीके से असेसमेंट से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप यहाँ पर अगर यहाँ सीटेट का सिलेबस देखते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा, इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि समावेशी कक्षा कैसी होनी चाहिए और समावेशी कक्षा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए समावेशी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर एजुकेशन जो है, जहां पर शिक्षा जो है वो सबको प्रदान की जाती है। इसके अंदर इसका मेन मोटो क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि हम हर तरीके के बच्चे को साथ लेके पढ़ाएंगे। यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट, इसके अलावा गिफ्टेड स्टूडेंट, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आया हुआ बच्चा है, जो यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, हर तरीके के बच्चे को आपको अपनी कक्षा के अंदर इंक्लूड करना है, सबको साथ में लेके पढ़ाना है। अब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कई ऑप्शन में ऐसे बोला जाता है कि हम बच्चे को सेपरेट पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों को हम पृथक करके पढ़ाएंगे। तो पृथक करके पढ़ाना तो गलत है, पृथक करके पढ़ाने वाले ऑप्शन को आप टिक नहीं लगाओगे। इसके अलावा हम बच्चे को लेबल करेंगे, तो ऐसा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में आपको ओनली शब्द मिल जाए उस ऑप्शन को आप हटा दीजिएगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर यहाँ पे एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से दी जाती है कि बच्चा यहाँ पे चीज़ों को सीखे, इस तरीके से चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच में यहाँ पे इंडिविजुअल तरीके से बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअलाइज लर्निंग प्लान पे फोकस किया जाता है।
यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को ध्यान में रख के यहाँ समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कराई जाती है। आई होप ये सभी टर्म और ये सभी टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलिए इसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे अंदर एक मेटा कॉग्निटिव स्किल हम जनरेट करते हैं, या फिर स्टूडेंट के अंदर अगर हम यहाँ पे अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो है वो अगर ला के आने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मेटा कॉग्निटिव स्किल जो होता है, इसके अंदर हम बच्चे को एनकरेज करते हैं। एनकरेज किस चीज के लिए करेंगे, हम बच्चे को यहाँ पे प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चा क्या करे, बच्चा खुद की थिंकिंग को सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट करे, यानी कि खुद की सोच के बारे में यहाँ पे विचार विमर्श करे और उसके बारे में एक परसेप्शन जो है रख सके। कोग्निशन का मतलब क्या होता है, कोग्निशन का मतलब होता है हमारा संज्ञान। अगर हम खुद के संज्ञान के बारे में, खुद के विचारों के बारे में अगर फिर से एक रिफ्लेक्शन करते हैं, जैसे कि एक टीचर के अंदर भी मेटाकॉग्निटिव स्किल होनी चाहिए कि अगर मैंने आज क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ाया है तो उससे बच्चे को क्या क्या एडवांटेज होगा, वो हम अपनी थिंकिंग के बारे में या अपने एक्शन के बारे में खुद सोचे। तो देखिए, बेसिकली अपनी थिंकिंग के बारे में या अपने एक्शन के बारे में खुद अगर रिफ्लेक्ट करना या फिर खुद उसको एग्जामिन करने की जो स्किल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेटाकॉग्निटिव स्किल कहते हैं। ऐसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है। अब एग्जाम में अगर आप यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चन देखें, या फिर अगर आप सब्जेक्ट की पैडागॉजी जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सब्जेक्ट की पैडागॉजी में देखिए, तो आपको अक्सर यहाँ पे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट शब्द यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप अपसारी और अभिसारी चिंतन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि किसी भी एक समस्या का आपके सामने मल्टीपल हल जो है वो बच्चा यहाँ पे देता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि 10 जो है किस किस को प्लस करके आएगा, तो कोई बच्चा ये जवाब देगा कि 5 और 5 को आप जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा। कोई कहेगा 7 और 3 को जोड़ दीजिए तब 10 आएगा। कोई कहेगा 9 में 1 जोड़ो तब 10 आएगा। कोई कहेगा 10 में 0 जोड़ो तो आपका 10 आएगा। तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, इस केस में हमें मल्टीपल आंसर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये बहुविकल्पी होता है, यानी कि एक से ज्यादा आंसर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो आपका अपसारी चिंतन होता है, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, इसमें बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ओपन एंडेड तरीके से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। अब अगर मैं किसी भी बच्चे से ये पूछूं कि अब आप बताओ बच्चों की किस किस को जोड़ के 10 आएगा, तो मुझे ये सारे 4 आंसर मिले, तो अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि किसी एक आंसर को सही बोलूं और बाकी आंसर को गलत। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी जगह सारे आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन कैसे कहलाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप साइंस की पेडागॉजी में या मैथ्स की पेडागॉजी में क्वेश्चन देखें, तो उसमें कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको मल्टीपल आंसर मिले, जो कि एक तरीके का यहाँ पर ऐसे राइटिंग अगर मैं क्लासरूम में करा लूँ, तो ऐसे राइटिंग में क्या होगा कि अगर मैंने दिवाली पे ऐसे लिखने को दिया है तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कहलाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के कहलाएंगे, जो कि बच्चों के अंदर यहाँ पे क्रिएटिविटी को लेके आएंगे। साथ ही साथ बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, बच्चे की जो इनोवेटिव थॉट है वो यहाँ पे निकल के आएंगी। इसके अलावा अगर मैं डाइवर्जन यानी कि अभिसारी चिंतन की बात करूं, तो इसमें क्या होगा कि हर तरीके से बच्चे का फाइनल आंसर जो है यहाँ पे सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप बताइए कि 5 + 5 कितना होगा, तो इसका एक फिक्स आंसर है, इसका आंसर चेंज नहीं हो सकता। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बच्चे को देखने को मिलेगा कि एक फिक्स आंसर सबसे पहले होता है। इसके अलावा इस तरीके की जो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ये आपकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाती है कि इसका फिक्स आंसर है, इसके अलावा कोई और आंसर यहाँ पे सही नहीं हो सकता। साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप कहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे, क्योंकि देखिए अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें या तो ट्रू फॉल्स आता है। अब किसी क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, इससे दूसरा तो नहीं हो सकता।
फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। जिसका फिक्स आंसर होगा वो आपका अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जन थिंकिंग के अंदर जाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम CDP को ही यहाँ पे देख रहे हैं मेनली, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम विकास और वृद्धि के बारे में ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं वृद्धि और विकास की बात करूं तो जो वृद्धि होता है ये कैसा है, ये आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव माना जाता है। क्वांटिटेटिव यानी कि ये आपका मात्रात्मक माना जाता है, जिसको आप माप सकते हो। जैसे कि किसी की हाइट को मापना, किसी के वजन को मापना, किसी की ऊंचाई को मापना, ये वृद्धि कहलाएगी। और अगर हम विकास की बात करें, ये आपका क्वांटिटेटिव के साथ साथ ये आपका क्वालिटेटिव होता है। ये आपका गुणात्मक होता है, जिसमें आप गुणों को भी यहाँ पे शामिल करोगे। अब अगर हम देखें तो ये जो वृद्धि होती है ये रुक जाती है आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता के बाद ये आपको देखने को क्या मिलेगी, ये आपकी रुक जाएगी। पर अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो ये आपका क्या करता है, ये कंटिन्यू रहता है, ये निरंतर तरीके से बढ़ता रहता है टिल डेथ। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। जो वृद्धि है ये एक समय बाद रुक जाती है, पर डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आपका होता रहता है। अब इसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो कि आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, जो कि सीधा सीधा हमारे पेपर में यहाँ पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे पहले तो निरंतरता का सिद्धांत है, क्योंकि ये जो वृद्धि है ये क्या है, जो विकास है ये जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चला जाता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा यहाँ पे जो इसका विकास की दिशा है ये हमें यहाँ पे पता चलती है, और दिशा जो है दो तरीके की होती है, एक प्रॉक्सी मोडेस्टल, एक सफेलो कॉर्डल। अब दोनों में फर्क क्या है इसको जरा देखते हैं। प्रॉक्सी मोडेस्टल और सफेलो कॉर्डल अगर हम देखें तो सफेलो कॉर्डल जो शब्द है इसमें आप याद कैसे रखेंगे, इसमें CEP से ये शब्द स्टार्ट हो रहा है और इसे आप कैप से याद रखोगे कि हमारा जो विकास है सबसे पहले कहां पे होगा, सर पे होगा। कैप हम सर पे पहनते हैं और जो विकास है फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जो डेवलपमेंट है ये आपका सफेलोकॉर्डल कहलाता है। और प्रॉक्सी मोडेस्टल की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी न्यूबॉर्न बेबी जब मदर वॉर्म में डेवलप हो रहा होता है सबसे पहले उसकी हार्ट बीट जो है वो सुनाई पड़ती है लगभग 6 वीक में। और इसका रीजन क्या होता है कि बच्चे का सेंटर मोस्ट पार्ट सबसे पहले डेवलप होता है, फिर बाकी चीजें। तो इस तरीके से सफेलोकॉर्डल में सर से पैर और प्रॉक्सिमोडेस्टल में सेंटर से बाहर की तरफ ये डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ विकास जो होता है हमारे अंदर कुछ स्किल्स भी यहाँ पे लेके आता है। 2 तरीके की स्किल होती है, एक ग्रॉस मोटर और एक होती है हमारी फाइन मोटर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सेशन यहाँ पे लंबा हो रहा है, बट मुझे सभी टॉपिक को आप लोगों की इंक्लूड करना है सो दैट आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ आप। तो देखिए ग्रॉस मोटर क्या होता है, जब हमारी लार्ज मसल्स पे कंट्रोल होती है। लार्ज मसल्स कौन सी, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, जंप करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, ये आपकी ग्रॉस मोटर में आती है। अब इसके अलावा फाइन मोटर मतलब बारीक चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे पेंसिल पकड़ रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रबलिंग बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश पेडागोजी में भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो स्क्रबलिंग होती है जब हम किसी भी पेंसिल को पकड़ के आड़ा तिरछा लिखते हैं, ये राइटिंग का पहला स्टेज होता है। इसके अलावा अगर आप कोई सुई को, किसी थ्रेड को अगर आप क्या कर रहे हो, किसी निडल में आप यहाँ पे डाल रहे हो तो भी आप यहाँ पे फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहे हो। कुछ पेंट कर रहे हो, ये भी फाइन मोटर स्किल कर रहे हो। तो फाइन मोटर मतलब बारीक और ग्रॉस मोटर मतलब बड़ी। तो इस तरीके से मेटाकॉग्निटिव स्किल, यहाँ पे डाइवर्जन कन्वर्जन थिंकिंग और यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पे जो डेवलपमेंट है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यहाँ पे पूछा जाता है जो विकास होता है ये स्पाइरल होता है या फिर लीनियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी लीनियर नहीं बोलेंगे। लीनियर का मतलब सीधा सीधा
सीधा होता रहता है। ये ऐसा नहीं होता, ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब कुछ इस तरीके से जाता है कि आप कोई चीज़ सीखते हो, आप ऊपर चले जाते हो, इतना मूव कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, आप नए कॉन्सेप्ट की तरफ आते हो, नए कॉन्सेप्ट को सीखते हो, फिर आप थोड़ा नीचे आ जाते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट को सीखते हो, फिर नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए हल्का सा नीचे। तो ये स्पाइरल तरीके से चलता है, ना कि यहाँ पे रेखीय तरीके से। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज के सेशन का लास्ट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करूंगी, और ये जो रचनात्मक और योगात्मक आकलन है, यानी कि फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट है, और साथ ही साथ नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण है, ये आपको सीडीपी और सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी में एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 के लिए। तो देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक आकलन वो आकलन होता है जो कि किसके लिए होता है, ये सीखने के लिए होता है, ये लर्निंग के लिए होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, और ये ड्यूरिंग द सेशन होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे जो सेशन है वो पढ़ा रहे हो, उसके बीच में आप यहाँ पे टेस्ट लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, आप यहाँ पे क्विज ले रहे हैं, और यहाँ पर इसको असेसमेंट ऑफ फॉर एज वो जो टर्म है उनके साथ मिला के पूछ लिया जाता है। तो ये जो रचनात्मक आकलन होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये असेसमेंट यहाँ पे फॉर लर्निंग और एज लर्निंग की तरह होता है, यानी कि फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग यानी कि पेयर असेसमेंट या फिर सेल्फ असेसमेंट जो करते हैं वो फॉर्मेटिव के अंदर आता है। ये टर्म आप याद रखिएगा। और अगर मैं योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट की बात करूं, तो ये आपकी सालाना परीक्षा होती है, इसको हम टर्म एंड असेसमेंट बोलते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, ये फाइनल एग्जाम जो स्कूल में कंडक्ट होते हैं। अब ये फाइनल एग्जाम क्यों कंडक्ट होते हैं आपके स्कूल में, ताकि आपने कितना सीखा है उसका पता चल सके। तो असेसमेंट के तरीके से देखें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाला आपके किसके अंदर आ जाएगा, समेटिव के अंदर आ जाएगा। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। देखिए, आपने किसी टॉपिक को पढ़ाया और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्नोस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, पता करोगे। पता करने के बाद, यहाँ पे पहचान करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लर्निंग गैप कहाँ है, यहाँ पर लर्निंग गैप कहाँ है आपको ये पता चलेगा। और उस लर्निंग गैप को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर उस बच्चे को उपचार दोगे, उस बच्चे को रेमेडी दोगे। और रेमेडियल टीचिंग के अंदर हम स्पेसिफिकली वो टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, ताकि ये जो लर्निंग गैप यहाँ पे तैयार हुआ है, ये लर्निंग गैप उसका दूर हो सके। तो इस तरीके से ये आपको सब्जेक्ट की पैडागोजी, जैसे कि साइंस में रेमेडियल टीचिंग कैसे दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में देने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले आप पहचान करो, पहचान करने के बाद उसको उपचार दे दो। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग से क्लब करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सीडीपी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें मोटिवेशन बच्चे को कैसे देना है। तो देखिए, मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक यानी कि एक होता है आपका आंतरिक, और एक यहाँ पे होता है एक्सट्रिंसिक यानी कि भाई। अब देखिए, बाहर की तरफ से ये आपको यहाँ पे मोटिवेशन मिल रहा होता है, ये इंटरनल मोटिवेशन है। अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो इंटरनल मोटिवेशन तब आता है जब आपका खुद का इंटरेस्ट हो उस चीज को सीखने में, साथ ही साथ यहाँ पर इंटरेस्ट के साथ साथ आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो, आपके अंदर एक जिज्ञासा हो उस चीज को सीखने के लिए, आप यहाँ पर खुद उस चीज को सीखना चाहें। तो बेसिकली ये ज्यादा बढ़िया माना जाता है इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन होगा तो आपको बार बार किसी और को कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़ो पढ़ो, आप खुद से पढ़ना चाहोगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, एक तरीके से इसे कई बार नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। क्यों नेगेटिव सेंस में? एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपको प्राइज मिलेगा,
आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो बच्चा क्या होता है, गिफ्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो ये उतना बेहतरीन नहीं माना जाता जितना अच्छा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जिसमें बच्चा खुद आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करता है उस चीज को सीखने के लिए। आई होप सीटेट एग्जाम में जो आपका कॉमन टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में, यहाँ पे आपका CDP साथ ही साथ सब्जेक्ट की पैडागॉजीज में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लब करके यहाँ लेके आऊँ, और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में, और जो मैराथन क्लासेस बाकी चीज़ों की हैं वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। स्पेशली अगर आप सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैराथन आ चुकी है, और साइंस पैडागॉजी की भी मैंने मैराथन शेयर की है। इसके अलावा एक सेपरेट यहाँ पे मैंने इंग्लिश पैडागॉजी की शॉर्ट मैराथन शेयर की है, आप वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और क्लासेस जो हैं सारी रिकॉर्डेड मैनर में होती है, तो इन सभी क्लासेस का लिंक मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।